दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो उत्तर है 25 वर्ष, ऑप्शन सी। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? तो ऑप्शन है, देखिए, 540, 545, 550 या 555। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 550 और ये संशोधित है क्योंकि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। लेकिन अनुच्छेद 81(1) में संशोधन के द्वारा इस प्रकार जो है दोस्तों, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी अनुच्छेद 81(1) में संशोधन द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से और 20 से अधिक अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो लेटेस्ट है 2019 में हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 525 निर्वाचन क्षेत्रों के, जबकि शेष 19 जो है ये 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के, दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार से 1, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव से 2, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1, जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1। तो कुल मिलाकर लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या इस समय 550 निर्धारित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो सही उत्तर है, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए जो नामांकन पत्र है या नॉमिनेशन जो है दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो उत्तर है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी अपनी जमानत वो खो बैठता है। तो सही उत्तर इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है कैसे? तो उत्तर है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है और ऐसा प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? तो सही उत्तर है कम से कम वर्ष में 2 बार। दोस्तों, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो कम से कम लोकसभा के वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कुल कोरम जो है, लोकसभा का कोरम या गणपूर्त कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो आसान सा प्रश्न है, ये है 1/10वां भाग कुल सदस्य संख्या का और अनुच्छेद 100 सबसेक्शन 3 में इसका वर्णन है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे? तो उत्तर है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? आपको बताना है। तो सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल। तो आप जान लीजिए, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर भी आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक एमपी यानी एक लोकसभा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो सही उत्तर है 2 माह। दोस्तों, याद रख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद और अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। लेकिन इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था? तो आसान सा प्रश्न है। लोकसभा का आम चुनाव जो है ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था और पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 5वीं लोकसभा। दोस्तों, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसने 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक कार्य किया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी है? आपको बताना है। तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा 25,000 और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के द्वारा 12,500 रुपये। आप जान लीजिए कि 2010 में अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने के लिए जमानत राशि बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500, राज्य विधानसभा में सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5,000 रुपये किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो है वो द्वितीय वाचन में होती है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या उपरोक्त तीनों? तो सही उत्तर उपरोक्त तीनों। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है न्यूनतम 10%, ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रत्येक सदन में विपक्ष के सबसे बड़े दल को विरोधी पार्टी की मान्यता दी जाती है, लेकिन उस दल के सदस्यों की संख्या इतनी होनी चाहिए जो सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए पर्याप्त हो और ये कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10वां भाग हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो ये आसान सा प्रश्न है, आप जानते भी हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जहां कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है वो कहाँ? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, न तो लोकसभा न राज्यसभा। तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में ही कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। अप्रैल 1952 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 17 अप्रैल 1952 को सबसे पहले लोकसभा का गठन हुआ था और ये 1952 में जो है अस्तित्व में आई थी। और दोस्तों लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है दोस्तों अधिकारों का वितरण या शक्ति पृथक्करण। दोस्तों देखिए, शक्ति का पृथक्करण या अधिकारों के वितरण से आशय है कि एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में तमाम शक्तियां केंद्रित न रहें, बल्कि वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति में बटी रहे। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर 1954 में। दोस्तों हाउस ऑफ द पीपल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा नाम अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा स्पीकर मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है? तो सही उत्तर चयनित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंध है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि भारत में लोकसभा का स्पीकर चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या प्रधानमंत्री? तो उत्तर है स्पीकर। क्यों? तो आप जान लीजिए कि स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। वो पहले ही लोकसभा सदस्य यानी सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका रहता है और उन्हीं सांसदों में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष जो है चुना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है कैसे? तो सही उत्तर है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। दोस्तों आप जान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? आपको बताना है। तो उत्तर आपका हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो नवनिर्वाचित सदस्यों को जो है शपथ दिलाता है। आप जान लीजिए कि नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है और स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं या कब करते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। तो आप जान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का प्रयोग केवल तभी करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में जो मतदान हो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण में होता है किसके? तो सही उत्तर है ये दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में होता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है स्पीकर, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा की जाती है, जो केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। वो दल बंदी से मुक्त रहता है। अगला प्रश्न है, जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हों, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। दोस्तों, अनुच्छेद 95(2) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य लोकसभा की बैठकों की उस स्थिति में अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जब किसी साधारण विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, तो विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा को रद्द किए जाने के साथ, लोकसभा के रद्द किए जाने के ठीक पहले, नई लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 94 में व्यवस्था दी गई है कि जब लोकसभा विघटित कर दी जाती है तब भी लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता। वो विघटन के पश्चात होने वाली नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बना रहता है। तो नई लोकसभा के गठन होने के या नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पूर्व तक जो है लोकसभा का अध्यक्ष वो बना रहता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो उत्तर है संसद के द्वारा। अगला है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो आप जान लीजिए कि उन्हें मत बराबरी की अवस्था में मतदान करने का अधिकार है। दोस्तों, आप जान लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर और सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है और अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वो प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में ही मत दे सकता है। अगला प्रश्न, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं, जीवी मावलंकर। दोस्तों, पहली लोकसभा के गठन के बाद इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने और अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? तो सही उत्तर जीवी मावलंकर। दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सभी के लिए कि 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो सही उत्तर है मीरा कुमार, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा कि 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा थीं, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थीं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर पी.ए. संगमा। अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा आपको बताना है। तो सही उत्तर 2031 तक। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के
हाँ, संविधान के 84वें संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 82, 81, 3 और 82 के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना यानी वर्ष 2031, जबकि 17वीं जनगणना पर के आधार पर या 17वीं जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना ही आधार होगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर 550। दोस्तों याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती थी, पहले ये 552 हो सकती थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? तो उत्तर है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर और संविधान के अनुच्छेद 82 में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा? तो सही उत्तर है जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन ए। संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है, एक तो विभिन्न राज्यों में और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 330, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 330 एक क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 59, 69, 79 या 84? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 84 यानी 84। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें, याद रखिएगा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो सही उत्तर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप जान लीजिए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में 6 हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सांविधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन 7वां और 31वां, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और लोकसभा की सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई थी, जबकि 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई। वर्तमान में लोकसभा में 524 सदस्य राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है संघीय क्षेत्रों को यानी यूनियन टेरिटरीज को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आप जानते हैं ये अपना उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप याद रख लीजिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है किसे? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में किसको?
तो उत्तर है महाराष्ट्र को। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन महाराष्ट्र को किया गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 यानी 48 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा या क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो सही उत्तर लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लद्दाख सबसे बड़ा, फिर बाड़मेर, उसके बाद कच्छ, फिर अरुणाचल पूर्व और उसके बाद अरुणाचल पश्चिम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 5 सीटें। देखिए 5 सीटें उत्तराखंड से संसद की हैं, 3 राज्यसभा की हैं और विधानसभा में कुल 70 सीटें निर्वाचन योग्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में किसकी लोकसभा में केवल एक सीटें हैं? इनमें से आपको चयन करना है। तो सही उत्तर है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। याद रखिएगा दोस्तों, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी में लोकसभा की एक सीटें हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है, आपको बताना है। तो ये आप जान लीजिए कि वर्तमान में जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए, कुछ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 75 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया था उसके बाद संशोधन कर दिया गया है। जब ये प्रश्न पूछा गया है तब 40 लाख थी, लेकिन वर्तमान में आप जान लीजिए 95 लाख है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 530। याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 550 है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से और 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो सही उत्तर अनुच्छेद 93 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो सही उत्तर अध्यक्ष। आप जान लीजिए, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो आप जानते हैं, आसान सा प्रश्न है और 13 मई 1952 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आसान सा प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं ये गणेश वासुदेव मावलंकर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2019 के चुनाव के बाद निर्वाचित लोकसभा कौन सी थी? तो सही उत्तर है 2019 के चुनाव के बाद जो निर्वाचित लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा है? तो ये है 17वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा के सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन रहे हैं? तो उत्तर है लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक कौन हैं? ऑप्शन है पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर पीठासीन अधिकारी। दोस्तों, लोकसभा के कार्रवाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है और पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार इसकी समितियां और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति, आप याद रखिएगा, न कि चुनाव आयोग। आप जान लीजिए दोस्तों कि लोकसभा के चुनाव को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चुनाव से संबंधित अन्य सभी कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 वर्ष होता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आप जानते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों लोकसभा में 47 सीटों का आरक्षण का प्रावधान है और अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में। अगला प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है, बिल्कुल सही है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। और एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कूट के आधार पर सही उत्तर हो जाएगा। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी, सही नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले 1969 में मान्यता दी गई, बिल्कुल सही है। और लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो इसमें सही केवल और केवल कथन 2 है। आप जान लीजिए, प्रथम लोकसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की और दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। और सबसे पहले 1969 में लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली थी और इस रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ के रामसुभग सिंह को चुना गया था। और लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद या संसद सदस्य होने आवश्यक हैं, न कि 75। अगला प्रश्न है भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय लगाया जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोक ऋण वृद्धि और सेवा तथा ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन और भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे। तो सही उत्तर ये सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पीकर के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही कथन आपका हो जाएगा स्पीकर यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, अन्य कथन आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। तो सही उत्तर अनुच्छेद 100। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 100 सब सेक्शन 1 में लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। अगला प्रश्न है लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री द्वारा नामित किसी मंत्री को बनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये गलत है। और ग्राम पंचायत में चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्योंकि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न और लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है, आपको बताना है। देखिए, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। दोस्तों, प्रश्न में दिए गए दोनों कथन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सही हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद के लोकप्रिय या निम्न सदन लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।